नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ संदेश दिया कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। सेना ने यह भी कहा कि अभियान अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के सैन्य अभियानों के प्रमुख जयपुर के साउथ वेस्टर्न कमांड में जुटे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सैन्य अभियान के अब तमाम पहलुओं की जानकारी भी दी गई और इस अभियान को पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ पिछले दशकों में भारत का सबसे व्यापक सैन्य अभियान बताया गया। पहलगाम हमले में मारे गए हमारे भाई बहनों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसा हमला दोबारा ना हो। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर था और ऑपरेशन के लिए पूरी छूट दी गई थी। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि आत्मनिर्भर केवल एक नारा नहीं है, बल्कि वास्तव में हमारी शक्ति को कई गुना बढ़ाने वाला है। आज हमारे पास 65% से अधिक रक्षा उपकरण देश में ही बनाए जा रहे हैं। सेना उन्हीं हथियारों का उपयोग कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो ऑपरेशन शुरुआत की है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह संदेश दिया कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी ठिकाना अब सुरक्षित नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम सब You also said that what was it so compelling that we did which forced the Pakistanis to come to the negotiating table? What compelled them? You've just heard Air Marshal Bharti give out the statistics. If I was to add the damage that we caused on the line of control, for instance, inadvertently, their honors and awards list, which was out in the internet domain, told us that so many of those awards were given posthumously. So the numbers that they suffered on the line of control in the exchanges that followed, they lost more than 100 soldiers. That number is in excess of 100. 100 terrorists were what were killed in those 9 terrorist camps. So there was innumerable amount of damage which compelled them. And at the end of the day, if the Pakistanis were to make the same amount of investment in their battle fighting ability as much as they do in the narrative, I think they would have fared much better. That's advice that they could. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा। पाकिस्तान को बिल्कुल 22 मिनट में धूल चटा दी थी। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके मेजर जनरल अनुज माथुर जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मंजरी अग्रवाल, विदेश मामलों की जानकार हैं। स्वागत है मैडम आपका। दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं अनुज जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, देखा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गई है और सेना की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, तमाम महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। कहा गया कि मात्र 22 मिनट में हमने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। कोई भी न्यूक्लियर स्टेट का 22 मिनट में 9 आतंकवादी ठिकानों पर, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो और भी जगहों पर हो, भारत की सैन्य क्षमता को आप किस प्रकार से देखते हैं? जय हिंद सुनील। देखिए, भारत की सैन्य क्षमता क्या है इसका पूरा प्रमाण उन 3 दिनों में दे दिया गया था। ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसकी जैसे कि डीजीएमओ का, अगर आपने इंटरव्यू, मुझे मालूम नहीं इंटरव्यू आपने पूरा सुना नहीं, उस समय के डीजीएमओ, आजकल वो डिप्टी चीफ हैं, जनरल घई का, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया था कि 2 सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो इंपॉर्टेंट चीजें ये थी कि क्लियर, सॉलिड, साउंड डायरेक्शन। अगर पॉलिटिकल विल है, वहां से निर्देश बिल्कुल साफ क्लियर आते हैं कि ये हमारा उद्देश्य है, तो मिलिट्री को, मैं भी 4 दशक आर्मी में रहा हूं, उस मिलिट्री को अपना कार्य करने में बहुत आसानी होती है और बहुत साफ, क्लियर और बिल्कुल फर्म डायरेक्शंस जो थे वो सरकार की तरफ से या नेशनल लीडरशिप की तरफ से आर्मी को थे। दूसरी चीज जो उन्होंने कही बिल्कुल साफ तौर पे कि जो ऑपरेशनल लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी थी, उनको बता दिया गया कि हमारा निर्णय ये है। अगर आपको याद हो, अगर सुनील अपना ध्यान जो प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में बिहार में भाषण दिया था, उसकी तरफ भी आप ध्यान अगर लेकर के जाएं, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि हम टेररिस्ट्स को ढूंढेंगे, उनको
पता लगाएंगे, एक एक को चुन चुन करके उनको बहुत उसके अच्छे अंजाम से तक याद है सर। पहुंचाएंगे। जी जी जी। हाँ, हाँ, तो ये जो बात कही थी, देखिए ये उन्होंने ये क्लियर कट जो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था वो बिल्कुल साफ क्लियर था, और उसके बाद पूरी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी तीनों आर्म फोर्सेस को दे दी गई थी। तो इन दो चीजों के मिश्रण से एक बहुत बेहतरीन तरीके से हम इस ऑपरेशन को कर पाए। और देखिए हमारा चूंकि उद्देश्य सिर्फ उन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर जो सेंटर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको बर्बाद करना था, इसलिए हमने सिर्फ वो उनको बर्बाद किया। 22 मिनट का कुल समय लगा, 1:05 से लेके 1:28 तक, 6-7 की रात को, और पूरा का पूरा जो मिशन था उसको कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद वापस आकर के हमने कह दिया कि भाई हमारा जो काम था वो समाप्त है, अब जो रिएक्शन होगा, जो एक्शन अगर आप लेंगे तो उसका रिएक्शन होगा। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इससे से निकल करके आई थी, वो इंपॉर्टेंट, देखिए 2-3 टेक अवेज हैं इसके इंपॉर्टेंट। पहला टेक अवे जो कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर करके हमने ये दिखा दिया कि जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग है, जो वो बार बार न्यूक्लियर परमाणु 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 का धमकी देते रहते हैं भारतवर्ष को, वो धमकी अब चलने वाली नहीं है। क्योंकि किसी भी परमाणु संपन्न राष्ट्र के ऊपर इस प्रकार से हमला करने का कोई आपको कहीं उदाहरण दिखाई नहीं देगा पूरी दुनिया में। आज आप देखिए नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका कोई किसी भी प्रकार का एक्शन लेने से क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको पता है उनके पास परमाणु हथियार हैं। तो मेरा यह मानना है कि एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के ऊपर इस पर दूसरी चीज थी कि सबसे बड़ा हमारा इंटेलिजेंस, एयर डिफेंस, एयर सुपीरियोरिटी, नेवल सुपीरियोरिटी और जॉइंटनेस, इन सबका जो कॉम्बिनेशन था, उस कॉम्बिनेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से जमीन के ऊपर हमने वो करके दिखाया। और ये बिल्कुल क्लियर। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीज थी वो तकनीक जो दुनिया आज तक ये सोचती थी कि भारत जैसे देश के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी होना संभव ही नहीं है। उस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, ये वर्ड ध्यान, आत्मनिर्भर तकनीक, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का हमने जबरदस्त प्रमाण वहां दिया। जो हमारे इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर डिफेंस वेपन्स थे या हमारा मिसाइल सिस्टम्स थे, चाहे वो ब्रह्मोस हो या कोई और, तो उन इंडिजिनस वेपन्स ने जिस प्रकार का असर शत्रु के ऊपर, या यूं कहें कि टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डाला, वो एक बहुत बड़ा टेक अवे इस पूरे उसमें है। चौथी बात जो क्लियर कर दिया हमने, टॉक्स एंड टेरर इकट्ठा नहीं होगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, और टेररिज्म की कोई जगह नहीं है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो वो मात्र पीओजे के और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होगी और किसी विषय पे बात नहीं होगी। ये मैसेज इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की वजह से लाउड एंड क्लियर पाकिस्तान में चला गया। सुनिए, बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही कि एक मैसेज दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, क्योंकि पहलगाम में जहां 26 नृशंस हत्या की गई थी धन पोषकर, उसके बाद एक बहुत नाराजगी थी और कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार अपने संबोधन में कहा था कि सजा ऐसी मिलेगी जो कल्पनाओं से परे होगी, और सजा ऐसी दी जो एक नजीर बनकर रह गई। मंजरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम, देखा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल हो गया है, और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, ये कहा गया ये पाकिस्तान के लिए सबक नहीं था, दुनिया को भी एक मैसेज था कि अगर भारत से कोई आंखें ऊपर करके बात करेगा तो सजा ऐसी दी जाएगी जो कल्पना से परे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। 1 साल पूरे होने पर देखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी डीपी चेंज की है, ट्वीट किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक वीडियो जारी किया। इसे आप किस प्रकार से देखती हैं, क्या मैसेज मानती हैं? मैसेजिंग साफ है। जो वेपनरी हमने ऑपरेशन सिंदूर के पिछले साल यूज की थी, अग्नि 6 हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये साइलेंट मैसेजिंग है जो बैकड्रॉप में चल रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आगे हम सेम लाइन एंड लेंथ में अटैक करेंगे, दैट इज रॉन्ग। जो डीपी चेंज की वीडियो जारी किया, वो हमारी सक्षमता को और पाकिस्तान के झूठ को, पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा झूठा देश कोई नहीं है, उसको उजागर कर रहा है कि हम अब
खुद चूज करेंगे तुम्हें कहाँ मारना है, कैसे मारना है। और हमारी सेना पहले की तरीके से नहीं है कि गोली मारने से पहले या रिटेलिएट करने से पहले पीएमओ फोन करके परमिशन ले। उसको पूरी छूट है, जहां जैसे अपना टारगेट चूज करके और उसको नेस्तनाबूद करने का पूरा उसको अख्तियार है। और जो आप विजुअल्स दिखा रहे हैं उसमें मियां मुनीर फील्ड मार्शल जो हैं उनका आरामगाह है, तो उसको किस तरीके से वो ध्वस्त किया, ये वो उस समय मैसेजिंग दी थी जिसको ये आज तक पूरी तौर पर रिपेयर नहीं कर पाए हैं कि हम तुम्हें नॉन रिपेयरेबल डैमेज देंगे। पाकिस्तान अकेला नहीं आया था, उसके पीछे MI6, CIA वगैरह थे, चाइनीज सैटेलाइट्स थी, चाइनीज वेपनरी थी, टर्की के ड्रोन थे, अजरबैजान था, इतने सारे लोगों को लेकर के आया था और उसकी ये दुर्दशा हुई। अकेले आओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा, ये भी एक बताना है। और ऑफ कोर्स हमारी विजय हुई, हमारा शौर्य है, हमारी कीर्ति गाथा, इसको सेलिब्रेट करना तो बनता है। ये कांग्रेस का राज तो है नहीं कि विजय दिवस को हम कैंसिल करते हैं। जी सुनील जी, बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा कि बिल्कुल सेलिब्रेट करने का मौका देखा जा रहा। आज 1 साल पूरे हो गए हैं। अनुज जी, देखा जाए सर कि तमाम अगर बातों का जिक्र किया जाए, 1 साल होने के बाद भारतीय सेना वेपन्स में और ज्यादा स्ट्रांग हुई है। सरकार ने वेपन्स को लेकर कुछ स्वदेशी हथियार बनाने के लेकर खुद ही एक नई तैयारियां शुरू की हैं। किस प्रकार से आप देखते हैं वेपन्स को लेकर हमारी भारतीय सेना और कितनी सशक्त हुई है पहले से? सुनील, देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूं कि ये इंडिजनाइजेशन, अब देखिए, आज मैं उदाहरण लिख के बताऊंगा, हालांकि आज का दिन ईरान और इराक के बारे में बात करने का, ईरान के बारे में बात करने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उदाहरण लेके दिखाऊंगा कि क्यों ईरान इतनी आसानी से अपने ड्रोन्स का प्रयोग कर पा रहा है। उसकी वजह यह है कि जितने भी ड्रोन्स उसके पास हैं वो सब अपने देश में बनाता है। एग्जैक्टली। उसको किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। यही वजह है कि उसको पता है कितने उसको चाहिए, कब चाहिए और कितना उसमें सर्ज और ज्यादा बना सकता है। और यही भारत के प्रधान पिछले 10-12 साल से हमारा ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेस इसी बात पे रहा है कि हम इंडिजनाइजेशन यानी कि आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़े। 3 लाभ होते हैं इस आत्मनिर्भरता की ओर जाने से। पहला, आपका आयात पर निर्भरता कम होती है, जिससे कि आपको पैसे की बचत आप कर सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि आप अपने आप जब वेपन सिस्टम्स को डेवलप करते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को सूट करके उस वेपन सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। आप अगर एक फ्रॉम द शेल्फ ऑफ द शेल्फ वेपन खरीदेंगे तो वो जो बना हुआ है वही आपके पास आएगा। आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसको हमको लद्दाख में भी प्रयोग में लाना है, कारगिल में भी और जैसलमेर में भी, तो इसको ऐसे कर दीजिए वैसे। तो वो तीसरी चीज होती है, हमने एक जगह और बढ़त हासिल करी है। आप देखें, हम आज नेट निर्यातक बन रहे हैं। हम अपने डिफेंस प्रोडक्शंस को हर भेज रहे हैं, चाहे वो फिलीपींस में ब्रह्मोस हो या पॉसिबल ब्रह्मोस का वियतनाम, और कई देश भारत से खरीद रहे हैं। मेरे ख्याल से 50, 60, 70 हजार करोड़ का हमारा डिफेंस प्रोडक्ट्स का निर्यात है। तो ओवरऑल जो चीज हम इसमें जो बनाना चाहते हैं वो ये है कि हमें आत्मनिर्भरता हासिल हो, आत्मनिर्भरता। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने 2 डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए हैं। एक कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बना है, दूसरा कॉरिडोर तमिलनाडु में बनाया गया है। और वहां पर हम लगातार अपने इंडिजिनस डेवलपमेंट वेपन सिस्टम्स का कर रहे हैं। जो वेपन सिस्टम हमको बाहर से खरीदना पड़ता है उसका भी हम टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर पर ज्यादा जोर देते हैं, ताकि टेक्नोलॉजी हमारे पास आए और हम उस सिस्टम को बेहतर कर सकें और उसके बाद यही उस सिस्टम का प्रोडक्शन करना शुरू कर सकें। ये बहुत सोचने की बात है कि इस प्रकार का इंडिजनाइजेशन, वो नारा दिया है उन्होंने जय का, जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन। इसी वजह से आप देखिएगा कि किस प्रकार से यूनिकॉर्न्स का और स्टार्टअप्स का, इनका सबका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं भारत को सामरिक तौर पे आत्मनिर्भर बनने की ओर लेकर के जाती हैं।
अब दूसरी चीज है कि कोई भी जब युद्ध होता है तो उससे हमको कुछ लेसन्स निकालने पड़ते हैं, कोई हम उससे सबक सीखते हैं। उन सबक में, उनमें से जो सबक हमने सीखे हैं उनको हम इंप्लीमेंट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आने वाले समय में जो युद्ध होंगे वो तमाम टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे, एआई एनेबल्ड ड्रोन मिसाइल सिस्टम पर आधारित होंगे, एयरफोर्स और नेवी की काबिलियत के ऊपर वो मुनस्सर होंगे। तो इस वजह से हम उस दिशा में बहुत तीव्रता से काम कर रहे हैं। अभी रक्षा मंत्री ने डिक्लेयर किया है कि 50,000 जो सैनिक हैं उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी में और ड्रोन ऑपरेशंस में ट्रेन किया जाएगा। और इवेंचुअली हम लोग एक ऐसा समय देख रहे हैं जब हर एक छोटी से छोटी जो इकाई होती है सेना की, उनके पास अपने खुद के ड्रोन सिस्टम्स होंगे। तो ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं, और ये ड्रोन्स इंटेलिजेंस, सर्वेलांस और डिलीवरी ऑफ वेपन सिस्टम, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली काम आते हैं। तो ये आने वाले समय का जो परिदृश्य है आपका युद्ध का, उसको मद्देनजर रखते हुए और इस ऑपरेशन सिंदूर से लिए गए सबकों के हिसाब से हमने आगे अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन उसी सांस में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज भी जो भारत का जो बजट है वो मेरी समझ से थोड़ा कम है। अभी भी हम 1.75-1.78% जीडीपी खर्च कर रहे हैं अपने रक्षा पे, और उससे जिस रफ्तार से आपको डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और डिफेंस इंडिजनाइजेशन की जरूरत है, वो रफ्तार मुझे लगता है थोड़ी सी और बढ़ाने की आवश्यकता है। और वो तभी बढ़ेगी जब हम अपना डिफेंस आउटले, कैपिटल आउटले जो कि मॉडर्नाइजेशन के लिए काम में आता है, उसको और बढ़ाएं। ये बिल्कुल निश्चित। और एक चीज और सुनील मुझे बोलने दीजिए, और वो ये है कि हमको अपने प्रोक्योरमेंट के सिस्टम्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लचीला और बनाने की आवश्यकता है। आज आपका जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, उस प्रोक्योरमेंट सिस्टम में आपका सामान जिस दिन आप चाहते हैं, उस दिन से जब तक वो फिजिकली ग्राउंड पर आता है 2 साल 3 साल लग जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने जिस सामान की उम्मीद करी थी, वो सामान आते आते उस समय तक वो ऑब्सोलीट हो गया। तो ये बात समझने की है। ये मैं आपको पुराने उदाहरण दे सकता हूं। अब ये बात बहुत तेजी से बदल रही है, और मेरा ये मानना है कि हमने इस ऑपरेशन से जो भी सबक लिए उनको इंप्लीमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और हम आज बहुत बेटर ऑर्गेनाइज्ड, हमने रीऑर्गेनाइज किया अपने यूनिट्स का, अपने सिस्टम्स का, बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, बेटर इक्विप्ड हैं और बेटर आर्म्ड हैं। लेकिन फिर भी बता रहा हूं, हमको और तेजी से डिफेंस मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात की, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है। आपने कहा आत्मनिर्भर बनना है और बहुत आधुनिक वेपन्स को करना है, क्योंकि आने वाला वक्त एआई का है, बहुत एडवांसमेंट होगा, बेहद ज़रूरी है। 50,000 से ज़्यादा अपने सेना के जो सिपाही हैं उनको हमको ट्रेंड करना है। मंजरी मैडम, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है सेना की तरफ से, जिसमें पराक्रम को लेकर तमाम बातें रखी गई। ये कहा गया कि हमारी तीनों सेनाओं ने बहुत अच्छा ऑपरेशन सिंदूर में प्रदर्शन किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी सेनाएं लगातार कार्य कर रही हैं, उसे आप किस प्रकार से देखती हैं, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया, उस पर आपकी रिएक्शन? देखिए, सिंपल सी चीज है, जब पाकिस्तानी बोल रहे थे तो उनकी कांपे टांग रही थी। ये चीज, ये फ्रेज जो बोला गया था, मतलब टांगे कांप रही थी, वो नहीं बोल पाए, दे वर सो रैटल्ड कि कांपे टांग रही थी, उल्टा सीधा बोल रहे थे, मम्बो जम्बो की कंडीशन में पहुंच गए थे। और ये हमारी सफलता है कि हम उनके दिमाग को फ्राई कर सके, उनकी सोचने और बोलने की क्षमता में एक गैप ला सके। उन्होंने भारतीय सेना का रॉ वैलर, अभी पूरा शौर्य देखा नहीं है। अभी उनके सामने, मतलब हमने बड़ा लिमिटेड रिस्पांस दिया है, तब ये हाल है। नेवी ने तो भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया ही नहीं है। वो तो भी वेटिंग में है कि भाई एक बार हमें भी मौका दीजिए। तो द थिंग इज कि, और द ब्यूटी इज कि हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये चीज है, साइंस और सेना दोनों का ये जो यूनिफिकेशन है बहुत बढ़िया है। मैं अनुज सर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ, जब हम इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करते हैं चीजें, तो हम अपने वेपन की गोपनीयता भी रखते हैं। जैसे अग्नि 6 आई, ये कितने मार्क की है, ये आप सोचते रहिए, गैस करते रहिए, नोबडी नोस। पर जब हम रफाल खरीदते हैं तो काफी सारे उसके पैरामीटर्स आपको पब्लिक में मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत गोपनीयता और सरप्राइज एलिमेंट,
युद्ध आपको यही चीज दिखाती है। बाकी हम जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें सिर्फ हम एक ही चीज, अपनी प्रिपेयर्डनेस, अपनी रेडीनेस और भारत के दुश्मनों को निगल जाने की अपनी क्षमता को बस हम डिपिक्ट करते हैं शब्दों से। और एक दिल में इच्छा रहती है कि बहुत पाकिस्तान हो गया, मतलब अब इसको एक अंजाम से। और जो हम सिविलियंस है ना, अब मैं एक न्यूज शो करती हूँ, न्यूज़हॉलिक मंजरी, उसमें अक्सर लोग पूछते रहते हैं पीओके कब आएगा मैडम, पाकिस्तान को कब सबक सिखाएंगे मैडम, कब तक ये कोड हमारे बगल में पनपता रहेगा। अभी पंजाब में इनका थोड़ा इंट्रूजन बढ़ रहा है, इनकी थोड़े नेटवर्क्स हैं, इनके अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, हम इनको कब खत्म करेंगे, पाकिस्तान को एक वंस एंड फॉर ऑल सबक सिखाना। बिल्कुल। एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगा, देखा गया अभी कुछ दिन पहले मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से हालात थे, उस युद्ध को देखकर आपकी रिएक्शन क्या है? उस युद्ध को देख करके रिएक्शन ये है कि ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजिकल माइट अमेरिका के हैवी वेपनरी के आगे प्रूव कर दी है कि आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ $100 से आपका काम चल सकता है। टैक्टिकल एडवांटेज इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट, और जो ज्योग्राफी आपको देती है वो एडिशनल है। इसके अलावा जो ये उम्मा कहते थे, उससे एक चीज है कि वो पूरा ओपेक ही अब छिन्न भिन्न हो गया है, जिसे ये नाटो कहते थे, उसको एक ईयर का जो वेटिंग पीरियड है वो भी काफी हद तक चला गया, बाकी भी चला, वो सब ब्रेक हो रहे हैं। तो जो पुराने अलायंसेस है वो टूट रहे हैं, और जो पुराने समीकरण है, तो जो बैक व्यू में मिरर में देख के एनालिसिस करते थे वो अब नहीं चलेगी। एंड समवेयर में ये मुझे ये लग रहा है कि ईरान और अमेरिका मिलके जिसे चोक कर रहे हैं उसका नाम चाइना है। ठीक जी। अनुज सर, फाइनल कमेंट आपका, समय मेरे पास बहुत कम है, जल्दी से। देखिए, मेरा यही फाइनल कमेंट है कि आप जिस प्रकार से हमने मैसेजिंग करी है, हम ये पूरी दुनिया को मैसेज गया है कि हमको किसी भी, हमारी टेरर के प्रति टॉलरेंस 0 से भी कम है, हम किसी भी प्रकार का टेरर प्रयोग नहीं लेंगे, और हम उस टेरर को सॉर्ट आउट करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। ये हमने क्लियर कट मैसेज दे दिया है, और हम भारतीय सेना की जय और भारत की जय बोलेंगे। ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन, इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर चल के, जो कि आपके यशस्वी प्रधानमंत्री ने आपको दिए हैं, हम पूरी दुनिया को ये बताने में पूरी तरह सफल रहे हैं कि भारत मींस नो नॉनसेंस, भारत मींस नो टेरर, और जो भी हमारे पास टेररिज्म की एक्टिविटीज करेगा, उसको इसी प्रकार से सबक सिखाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। अनुज जी आपका, मंजरी मैडम आपका। 1 साल पूरे होने पर ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बताया गया कि भारत कितना सशक्त है, अगर आंख उठाकर भी देखा तो बुरा हाल होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।